स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हमारा स्पेशल लेक्चर है ट्रांसलेशन के ऊपर। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी आ रहा था कि सर ट्रांसलेशन का क्लास लीजिए, तो ट्रांसलेशन का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, सप्ताह में 1 या 2 दिन ट्रांसलेशन स्पेशल क्लास चलेगा ही। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है, ट्रांसलेशन का नीड क्या है। तो ट्रांसलेशन का नीड इसलिए है क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हिंदी है। कोई भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसका हिंदी आता है। तो हिंदी से इंग्लिश अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो आपको इंग्लिश उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं तो मना करता हूँ हिंदी निकालने के लिए, लेकिन जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट है, हम लोग हैबिचुएट हो चुके हैं उस चीज़ का। ठीक है, आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को देखिएगा तो सबसे पहले हिंदी ही आएगा। तो उसको दूर करने के लिए ट्रांसलेशन का क्लास लिया जा रहा है। सप्ताह में 2 दिन क्लास ट्रांसलेशन का लिया जाएगा। अब ट्रांसलेशन से बेनिफिट्स क्या है, नीड तो समझ में आ गया कि क्या है इसका जरूरत। अब बेनिफिट्स क्या है, तो ट्रांसलेशन का बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह को रीड कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में, तो अगर आपका ट्रांसलेशन मीन्स अगर आपको समझ, तो ट्रांसलेशन किसके अंदर आता है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन किस वर्ड से बना है, कॉम्प्रीहेंड। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, और इसी कॉम्प्रीहेंड से बना है कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब होता है समझ। तो आपका समझ डेवलप है कि नहीं है, क्या आप किसी सेंटेंस को देख के, किसी पैराग्राफ को देख के आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि वो उसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को इसलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट हिंदी है, इसके कारण तो पहला। दूसरा बात है कि हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि गलत डायरेक्शन में हम लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे होते हैं और ग्रामर भी पढ़ रहे होते हैं। जैसा कि मैंने ग्रामर में भी बताया था कि वहां पे भी कोई रूल्स नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सारा ग्रामर का क्वेश्चन बनेगा। अभी तक ग्रामर मैंने पढ़ाया था, उस पर सारा क्वेश्चन भी आप लोग से बन रहा था बिना रूल्स के। तो आज ट्रांसलेशन का जो क्लास स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन भी बिना रूल्स पे ही पढ़ाया जाएगा। तो ट्रांसलेशन से बेनिफिट क्या क्या है, आपका समझ डेवलप होगा। अगर समझ डेवलप होगा तो आपको कोई भी पैराग्राफ, एस्से, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, ये सब लिखने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको बोल दे कि इंग्लिश में एक लेटर लिख के दिखाओ, ठीक है, हिंदी में तो लिख ही लेता है सब, लेकिन होता क्या है कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपका पर्सनालिटी डेवलप वो करता है इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि जिसको इंग्लिश आता है उसका पर्सनालिटी अच्छा होता है। ये बाय नेचुरल हम लोग के यहाँ है, इसको नकारा नहीं जा सकता, वी कांट अवॉइड दिस। ठीक है, तो इंग्लिश जानना जरूरी है, सब कोई सीखना चाहता है। आप लोग जो भी वीडियो अभी देख रहे हैं, आप लोग भी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें से कितना स्टूडेंट है जो एट ए टाइम इंस्टेंट तुरंत कहा जाए कि एक लेटर लिखा जाए, फ्रेंड के पास, फादर के पास नहीं, कोई ऐसा लेटर जो कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक लेटर लिखना है म्यूनसिपैलिटी के पास कि यहाँ पे मलेरिया का बहुत सारा है, कुछ उपाय किया जाए, तो क्या आप में से कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिख सकते हैं एक लेटर तुरंत जब जिस समय कहा जाए? अगर आपका आंसर यस है तो हैशटैग वाई लिख के भेजिए, अगर नो है तो हैशटैग नो लिख एन लिख के भेजिए, ताकि पता चल पाए कि कितने स्टूडेंट का प्रॉब्लम है लेटर, एस्से, नोटिस, एप्लीकेशन लिखने में, वो सारा सुधर जाएगा। अब ये नहीं है कि अगर नहीं आता है तो भी वाई लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो जो है आपका ईमानदारी से भेजिए ताकि इससे पता चल सके। सीखना है, अगर सीखते रहिएगा, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कभी भी आप सीख सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, और ट्रांसलेशन से क्या होगा कि आपका जो भी लेटर, एस्से, एप्लीकेशन, नोटिस वगैरह जितना भी है, अगर आप किसी को कुछ बोलना भी चाहते हैं तो वहां पे मन में तो आ जाता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे चैट करते हैं इंग्लिश में भी, कुछ हिंदी में भी करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब ट्रांसलेशन का क्लास समझ में आपको आने लगे तो आप कोशिश कीजिए हर एक जितना भी सेशन मेरा आएगा, चाहे वो ग्रामर का है या ट्रांसलेशन का है, आप लोग चैट वगैरह या कमेंट वगैरह लिखे तो वो इंग्लिश में लिखे एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम
चाहे वो गलत हो सही हो व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई कीजिए इंग्लिश में ही लिखने का, क्योंकि जैसे जैसे शुरुआत कीजिएगा ना कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत जीरो से ही किया जाता है। कोई भी चीज लिखिए, गलत हो सही हो, इंग्लिश में लिखने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा, ताकि आपको भी पता चल सके हाँ हम अब मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत कीजिए। तो जो आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे मैंने कल एक वीडियो देख रहा था किसी जीएस वाले सर का, तो उसमें कोई लिखा प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति का पद, तो क्या आप वहां पे ये भी तो लिख सकते थे प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो यही छोटा छोटा चीज से पकड़ में आता है इंग्लिश। तो आप हिंदी को जितना अवॉइड कीजिएगा उतना ज़्यादा इंग्लिश के नज़दीक जाइएगा। आप हिंदी को अवॉइड इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप हिंदी पर्सनालिटी आपका डेवलप होगा वहाँ से, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इंग्लिश के जरिए आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन अगर डिपार्टमेंट में आप जाइएगा तो आपको एक अक्षर भी हिंदी नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे लेटर भी लिखना होगा छुट्टी के लिए, तो इंग्लिश में ही लिख के देना होगा। तो इंग्लिश आपको बहुत जगह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश केवल हम लोग सीख रहे हैं केवल एग्जाम निकालने के लिए। इंग्लिश से पर्सनालिटी डेवलप होता है, इंग्लिश से आपका डेवलपमेंट होगा, आपके कैरियर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इंग्लिश के जरिए, ठीक है। तो इंग्लिश को सीखिए, इंजॉय करके सीखिए। ऐसा नहीं कि बर्डन लेके सीखिए कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, बस सीखते रहिए और ट्राई कीजिए कि कोई भी चीज़ लिखे तो इसको इंग्लिश में लिखने का कोशिश कीजिए, चैट में, कमेंट में, ठीक है। व्हाटएवर आप कहीं भी आपका लाइफ है वहाँ भी ज़्यादा यूज करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश, ठीक है। नहीं है तो हिंदी तो है ही, लेकिन यूज करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग सीखेंगे आज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन का जो बेस होता है वो होता है टेंस। टेंस 70% सेंटेंस को कवर करके चलता है। जो हम लोग बोलते हैं दिनचर्या में, डेली बोलते हैं, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, वो 70% हमारा जो टेंस कवर करता है। 30% हमारा मिसलेनियस में आ जाएगा। तो जो मिसलेनियस है हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम 70% वाला टेंस क्लियर करवा देते हैं, बाकी आपका 30% मिसलेनियस में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग आज टेंस से स्टार्ट करेंगे, और टेंस से हम लोग रूल पे नहीं पढ़ेंगे, कि यूनिक मेथड से पढ़ेंगे टेंस, ताकि रटना ही टेंस को अब इसके बाद कभी ना पड़े, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आपके पास आए तो आप समझ जाइए कि ये किस टेंस का है और इसको बनाना कैसे है। फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशन पढ़िए या इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। अगर आप बेसिक वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके बेसिक वीडियो को देखिए, स्क्रीन पे टच करिए, आई बटन आएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिए, बेसिक वीडियो का फोल्डर खुलेगा, बेसिक वीडियो वहां से एक्सेस करके देखिए, ताकि आपका बेसिक वीडियो ठीक होगा तो ग्रामर भी समझ में आएगा, एज वेल एज ट्रांसलेशन भी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का लिंक वहीं से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टेंस पढ़ा दूंगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा ट्रांसलेशन का। जब तक आपका बेस ठीक नहीं है, बेसिक ग्रामर आपका ठीक नहीं है, तब तक आप ना तो ट्रांसलेशन में बना सकते हैं सही से, नहीं ग्रामर का कोई चैप्टर आप सही से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए ट्रांसलेशन के साथ। और ट्रांसलेशन आज हम लोग पढ़ेंगे किससे? टेंस पर, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। तो सबसे पहले जानेंगे कि टेंस होता क्या है, ठीक है। बात दम धीरे धीरे सारा समझ जाइए, ठीक है। तो टेंस भाई क्या होता है? तो इट इज ए वर्ब फॉर्म, इट इज ए वर्ब फॉर्म विच चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये वर्ब का फॉर्म होता है। ध्यान से बात को समझिएगा, टेंस सारा समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है टेंस में, ठीक है। ये वर्ब का फॉर्म होता है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? टाइम के अकॉर्डिंग। इसीलिए जब भी देखिएगा किताब वगैरह में भी लिखा हुआ रहेगा टाइम एंड टेंस, इसीलिए लिखा हुआ रहता है। टेंस जैसे ही दिमाग में आए सीधा रखना है, किसका फॉर्म होता है? वर्ब का फॉर्म होता है। और पिछले क्लास में बहुतों बार बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं कि वर्ब का फॉर्म V1, V2, V3, V4 और V5 नहीं होता है। V5 सिंगुलर फॉर्म होता है किसका? V1 का। ये सारा बात बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ? तो ये वर्ब फॉर्म हो गया,
तो वर्ब फॉर्म ये आपका क्लियर हो गया। वर्ब फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? टाइम। अब हमारे पास टाइम कितना है भाई? तो टाइम को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि टाइम इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। यूनिवर्सली टाइम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। टाइम इज अ इनफाइनाइट सेंस, टाइम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों को स्टडी करना है टेंस, तो टेंस को स्टडी करने के लिए हम लोग टाइम को कितना पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं? 3। तो पहला पार्ट हो गया आपका प्रेजेंट, दूसरा पार्ट हो गया पास्ट और तीसरा पार्ट आपका हो गया फ्यूचर। उधर दिखाई दे रहा है क्या? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अरे हिला मत करो दोबारा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब ये जो 3 टेंस है, सॉरी टाइम है, तो ये प्रेजेंट को हम मान लेते हैं अपने याद करने के अकॉर्डिंग ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो 3 टाइम है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग टेंस या कोई भी ट्रांसलेशन आप बनाइएगा तो उसमें पर्सन भी आएगा। सारे पॉइंट को नोट करके चलते रहिएगा। तो पर्सन इंग्लिश ग्रामर में कितना है भाई? तो 3 है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सबको पता है कि कौन पर्सन है भाई? आई एक होगा तो आई, एक से ज्यादा होगा तब बी लिख देंगे। सेकंड पर्सन एक हो या एक से ज्यादा हो यू ही लिखना पड़ेगा। और थर्ड पर्सन में एक होगा तो ही, सी, इट लिख दे है या किसी का नाम लिख देते हैं, और एक से ज्यादा होता है तो दे लिख देते हैं, ठीक है। ही आएगा मेल के लिए, सी आएगा फीमेल के लिए, इट जिसका जेंडर क्लियर नहीं करेंगे उसके लिए आएगा, ठीक है। और दे आएगा किसके लिए? एक से ज्यादा के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी हो। एक से ज्यादा थर्ड पर्सन में दे लिखा जाता है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर है? आ गया समझ में? तो दे का हिंदी वे लोग याद नहीं रखिएगा। दे का हिंदी कुछ भी हो सकता है। एक से अधिक मेल रहेगा तभी दे, एक से अधिक फीमेल रहेगी तभी दे, और एक से अधिक नॉन लिविंग रहेगा तभी दे ही लिखेंगे। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का काम क्या है? तो फर्स्ट पर्सन का काम है किसी सेंटेंस को बोलना। तो दुनिया का जितना भी हिंदी का सेंटेंस होगा या इंग्लिश का सेंटेंस होगा उसको बोलेगा कौन? फर्स्ट पर्सन, यानी या तो आई बोलेगा या तो बी बोलेगा, ठीक है। एक आदमी बोलेगा तो आई, एक से ज्यादा आदमी बोलेगा तो बी। लिसनर, लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। तो जो भी वाक्य को सुनेगा वो कौन हो जाएगा? यू। यानी दुनिया का कोई भी वाक्य या तो हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो उसको सुनेगा कौन? यू। यू के अलावा सुनने वाला कोई नहीं है हमारे पास। ये चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तीसरा हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का काम कुछ नहीं होता है। थर्ड पर्सन के बारे में स्पीकर बात करता है। स्पीकर स्पीक्स अबाउट, स्पीकर स्पीक्स अबाउट। स्पीकर जिसके बारे में बात करेगा वो कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन, ठीक है। तो स्पीकर, लिसनर और स्पीकर जिसके बारे में बात करेगा वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड, ठीक है, याद करके रखिएगा। अब हम लोग को आते हैं कि दुनिया का कोई भी वाक्य किस टाइम में बोला जाएगा? तो लीजिए प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट में कोई जा नहीं सकता है और फ्यूचर में कोई जा नहीं सकता है। तो हम छोटा छोटा पॉइंट को याद कीजिए, ट्रांसलेशन अभी बनेगा। तो दुनिया का कोई भी वाक्य अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको किस टाइम में बोला जाएगा? प्रेजेंट में। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए कि लिखा हुआ है राम पटना गया। ध्यान से बात को मेरा समझिएगा, सारा चीज समझ में आएगा। पहले टाइम पकड़ना सिखा देते हैं तो टेंस तो उसका ऐसे ही बन जाएगा। तो राम पटना गया, तो ये बात बोला कौन होगा? हिंदी में या इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखा हुआ है तो कौन बोला होगा? तो स्पीकर। एक आदमी बोला होगा तो आई, एक से ज्यादा आदमी बोला होगा तो बी। एकदम दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, हम लोग एक ही आदमी को लेकर चलते हैं कि एक आदमी इस बात को बोला होगा, तो कौन बोला होगा? आई। अब आई आप अपने आप को मान लीजिए, तो अपने आप को जैसे ही आई मानिएगा ना तो सारा सेंटेंस इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं, ठीक है, इस बात को बोला राम पटना गया, क्योंकि राम तो थर्ड पर्सन है तो राम बात नहीं कर सकता है। तो राम के बारे में कौन बात किया? आई।
आई किससे बात किया, यू से बात किया होगा। तो इस वाक्य में बात राम का हो रहा है, लेकिन इसको बोला कौन होगा, आई। इसको सुना कौन होगा, यू। तो कॉन्वर्सेशन में दुए पर्सन अवेलेबल रहता है या प्रेजेंट रहता है, या तो आई यू, यही दोनों रह सकता है, या बी एक से ज्यादा आदमी रहेगा तो बोलने वाला आई हो गया, सुनने वाला यू हो गया। तो बोलने वाला की जगह आप अपने आप को रख लीजिए, सुनने वाला की जगह किसी और को मान लीजिए कि सुना रहे हैं किसी और को। तो मान लीजिए मैंने ये बात बोला किससे, यू से, तो हम बोले तो क्या होगा, आई। जिसको बोले होंगे राम श्याम मोहन सुरेश, किसी को बोले होंगे तो क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, क्योंकि यू तो पर्सन के लिए आएगा, आई भी पर्सन के लिए आएगा, तो हम पर्सन हो गए आई। जिसको सुनाए होंगे ये बात वो हो गया यू। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, तो राम कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम इस बात को क्या पास्ट में जाके बोलेंगे या फ्यूचर में जाके बोलेंगे या प्रेजेंट में ही बोलेंगे, प्रेजेंट में ही बोलेंगे। तो लीजिए आज कौन सा दिन है, तो आज है भाई संडे, 3 मई। 3 मई को हम इस बात को बोले, संडे 3 मई को बोले, तो ये हमारा कौन सा टाइम आ गया, प्रेजेंट। लेकिन राम पटना गया, तो इसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन अब होगा या हो चुका है या अभी वो एक्शन जारी है। तो इससे पता चल गया कि एक्शन हो चुका है, यानी एक्शन खत्म हो गया है। यानी कि ये बात बोला तो प्रेजेंट में ही गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी वाक्य बोला जाएगा कहाँ, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में बोला जाएगा तो देखिएगा कि वो जो काम हो रहा है, जिस बात को बोला गया है, वो एक्शन कहाँ का है। क्या वो प्रेजेंट में बोला गया तो प्रेजेंट में ही हो रहा है, या वो फ्यूचर में होगा, या वो पास्ट में हो चुका है। तो ये बात आई ने बोला, राम पटना गया, किससे, यू से बोला। कहाँ बोला, प्रेजेंट में। तो दुनिया का कोई भी वाक्य कहाँ बोला जाएगा, प्रेजेंट में बोला जाएगा। अब प्रेजेंट में बोला जाएगा, लेकिन चेक करना है कि इसमें का जो एक्शन है वो एक्शन अभी होगा या हो चुका है या भविष्य में होगा। तो ये एक्शन हो चुका है, यानी कि ये बात तो प्रेजेंट में बोला गया, किसके द्वारा, आई के द्वारा। सुना भी गया यू के द्वारा प्रेजेंट में ही, लेकिन इसमें जो राम का जो पटना जाने वाला बात था वो कहाँ था, पास्ट का। तो ए से एक स्टेप पीछे चलाइए। क्लियर है। तो जब ए से यानी प्रेजेंट से एक स्टेप पीछे जाना है तो पास्ट, एक स्टेप आगे जाएंगे तो फ्यूचर। ठीक है, पर दिमाग में रखिएगा कि कोई भी वाक्य बाय डिफॉल्ट बोला कहाँ जाएगा, प्रेजेंट में। अगर वो वाला बात देखिए कि उसी समय होगा तो प्रेजेंट ही लिख लीजिए, अगर वो काम हो चुका है तो पास्ट में जाइए, अगर वो होने वाला है तो फ्यूचर में जाइए। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये बात बोला हो गया होगा कहाँ पे, प्रेजेंट में। लेकिन ये बात है कहाँ का, पास्ट का। ठीक है, राम पटना जाएगा, ये बात बोला कहाँ गया है, प्रेजेंट में, लेकिन ये काम कब होगा, फ्यूचर में। तो जो बात बोला जाएगा उसमें होने वाला काम कहाँ का है वही चेक करना है, पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट में ही हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को लिख देंगे, राम पटना जाता है, तो ये बात कब बोला गया होगा, प्रेजेंट में। और राम पटना जाता है यानी अभी जाता है, यानी कि एक्शन भी कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में। तो बात बोला भी गया प्रेजेंट में, एक्शन भी प्रेजेंट में, एक्शन प्रेजेंट में हो गया, इसलिए उसको किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है। तो बोला जाएगा कोई भी बात प्रेजेंट में, उसमें काम कहाँ हो रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, उसी काम को देख के टेंस सेलेक्ट करना है। क्लियर है। हम बोलेंगे क्या कि रोहन 2010 में पास किया, मैट्रिक 2010 में रोहन पास किया। तो ये बात कब बोला गया होगा, जिस दिन आपको सामने वो सेंटेंस आया तो समझ जाइए अपने आप को कि उसी दिन ही बात को बोला गया। लेकिन पास कब किया, 2010 में। तो एक्शन उसमें कहाँ का हो रहा है, पास्ट का हो रहा है, प्रेजेंट का हो रहा है या फ्यूचर का हो रहा है, तो पास्ट का हो रहा है। तो कोई भी वाक्य को बोला जाएगा प्रेजेंट में, लेकिन उसमें का काम कहाँ हो रहा है, उसी काम के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहला चीज क्या था कि टेंस को पहचानना। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास टाइम कितना हो गया, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। बाय डिफॉल्ट कोई भी पर्सन किसी वाक्य को कहाँ बोलेगा, प्रेजेंट में।
बोलेगा प्रेजेंट में, अब वहां से एक स्टेप पीछे तो पास्ट, एक स्टेप आगे तो फ्यूचर, और उसी जगह काम हो गया तो प्रेजेंट। क्लियर है? चलिए, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब इतना बात क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेंस किसको बोलेंगे? वर्ब के फॉर्म को। एकदम दिमाग में रख लिए, टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म है, उससे ज्यादा कुछ रटबे मत कीजिए। टेंस वर्ब का फॉर्म है, और वर्ब का फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? टाइम। टाइम कितना है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बाय डिफॉल्ट जिस टाइम का बात होगा प्रेजेंट, एक स्टेप पीछे जाएंगे पास्ट, एक स्टेप आगे जाएंगे फ्यूचर। अपने आप को कहाँ रखना है? हमेशा प्रेजेंट में। कोई भी बात, कोई भी लिखा हुआ वाक्य का बात कौन बोलेगा? आई। सुनेगा कौन? यू। आई के जगह कोई भी आ सकता है, जो बोलेगा उसको आई मान लीजिए, जो सुनेगा यू मान लीजिए, जिसके बारे में बात होगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंस। अब वर्ब का फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, हमारे पास वर्ब का कुछ स्टेट होता है, आप लोग पहली बार सुने होंगे। वर्ब का कुछ स्टेट होता है भाई, ठीक है? वर्ब का क्या होता है? स्टेट। वर्ब का 4 स्टेट होता है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप बोलिए कि सर ये तो टेंस होता है। टेंस नहीं होता है, ये वर्ब का क्या है? स्टेट है, वर्ब का स्थिति है। वर्ब 4 स्थिति में आ सकता है, या तो इंडेफिनिट स्थिति, या तो कंटिन्यूअस स्थिति, या तो परफेक्ट, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चारों स्थिति कितने टाइम में आ सकता है भाई? तो 3 टाइम में। बराबर कितना हो गया? टेंस 12। वर्ब का स्थिति स्टेट कितना है? 4। वर्ब यही 4 स्थिति में आ सकता है। अभी चारों स्थिति प्रेजेंट में आएगा, ये चारों स्थिति पास्ट में आएगा, और ये चारों स्थिति फ्यूचर में आएगा, तो टोटल टेंस कितना हो गया? 12। क्लियर है? आया समझ में? टाइम कितना? 3। वर्ब का स्टेट कितना? 4। और चारों वर्ब का स्टेट तीनों टाइम में आएगा, इसलिए टेंस कितना हो गया? टोटल 12 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि आई गो टू पटना, अब हम बोल दिए कि भाई ये रहा वर्ब। अब वर्ब तो ये समझ में आ गया कि है, ये है सब्जेक्ट, और ये टू प्रीपोजिशन और पटना ऑब्जेक्ट हो गया, इससे हमको लेना देना नहीं है। अब ये वर्ब से लेना देना है। ये वर्ब किस फॉर्म में? V1, और V1 फॉर्म में आता है तो सबसे पहले तो इसको प्रेजेंट टाइम कर दीजिए। क्लियर? V1 किस टाइम में है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टाइम तो पकड़ आ चुका है, अब स्टेट पकड़ना है, तो स्टेट यही 4 है। तो ये V1 किस वर्ब का स्टेट है? तो इंडेफिनिट। तो लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब यही हमारा टेंस है, बाकी से हमको लेना देना नहीं है। आया समझ में? टेंस वर्ब का फॉर्म होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाता है। पास्ट में ले जाएंगे तो आई बदलेगा, टू पटना बदलेगा, कि गो बदलेगा? तो सबको पता है कि गो बेंट में बदल जाएगा। तो हमारा टेंस कौन हो गया? यही है टेंस आपका। तो आपको वर्ब का फॉर्म ही याद रखना है, किसके लिए? टेंस के लिए। तो चलिए वर्ब का फॉर्म हम लोग याद करते हैं, एकदम तुरंत याद हो जाएगा कि किस वर्ब के फॉर्म में कौन सा टेंस आएगा। अभी इस पर फिर हम लोग आएंगे, अभी स्टेट पर, क्योंकि स्टेट पर ही सारा चीज हम लोग को सीखना है। कोई भी सेंटेंस आपको एकदम बिना रटते हुए आएगा कि इसके अंत में ता आता है, ती आता है, सब खत्म हो जाएगा, कहानी सारा अभी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, केवल याद कर रही देखिए टाइम कितना है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हम याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेट कितना है वर्ब का? 4। पहला स्टेट क्या है भाई? इंडेफिनिट। पहला स्टेट कौन है? इंडेफिनिट। वर्ब का स्टेट। दूसरा स्टेट क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा स्टेट परफेक्ट, और चौथा स्टेट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर दिखाई दे रहा है क्या? देखो तो, दिख रहा है? तो ये 4 स्टेट हो गया। ठीक है, एकदम ध्यान से केवल बात को समझिए ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा।
ये है टाइम आपका, ये मत कहिएगा टेंस है, ये आपका वर्ब का स्टेट है, दोनों मिल जाएगा तो टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट में वर्ब का स्टेट इंडेफिनिट रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किसको टेंस हम लोग बोले थे, इसी वर्ब के फॉर्म को, तो इसको हटा दीजिए, इसको याद करने से क्या फायदा है, केवल वर्ब का फॉर्म याद कर लीजिए। तो प्रेजेंट टाइम में वर्ब का इंडेफिनिट जो स्टेट होता है वो होता है V1, और V1 का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है V5, तो यही याद रखिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये है किसमें, पॉजिटिव में। अगर निगेटिव में लिखना होगा तो V1 टूट जाएगा डू में, V5 किसमें टूट जाएगा, डज में, बीच में लगा लीजिएगा नॉट। और डू और डज अपने साथ किस वर्ब को लेता है, तो V1 को लेता है हमेशा। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट पे। टाइम पास्ट है, वर्ब का स्टेट, तो V1 और V5 पास्ट में जाएगा तो इंडेफिनिट में किसमें टूट जाएगा, V2 में। ये हो गया पॉजिटिव। इसको निगेटिव करेंगे तो V2 टूटेगा डिड में, नॉट, और डिड भी अपने साथ क्या लेगा, V1। ये नहीं कि डिड V2 ले लेगा, V2 डिड में टूट गया, नॉट लगाइएगा, और डिड के साथ V1 ही, यानी V2 भी किसमें चेंज हो जाएगा, V1 में। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। क्लियर है? आइए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए याद रखना है क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम लोग याद नहीं रख रहे हैं, केवल वर्ब। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का वर्ब क्या हो गया, V1 V5। निगेटिव के लिए, सॉरी पॉजिटिव के लिए V1 टूटेगा डज, V1 डू, V5 डज, नॉट, और V1 लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपने जगह पे आएगा ही, केवल वर्ब का फॉर्म याद कीजिए। फ्यूचर में याद रख लीजिएगा ये दो तो सबके लिए, बिल और सेल, एकदम फिक्स याद रख लीजिए। फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है ये, फ्यूचर इसी से पता चलेगा, बिल और सेल। और बिल और सेल किसको लेगा भाई, V1 को। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हो गया स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को केवल यही ना याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, सब्जेक्ट के जगह आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, लेकिन इसको याद रखिए टेंस बनाने के लिए। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में सब में V4 रख दीजिए पहले, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में सब में क्या याद कर लीजिए, V4, याद हो गया। चलिए अब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज, एम और आर लगा लीजिए, हो गया। पास्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट में वाज और वर लगा लीजिए। फ्यूचर के लिए क्या बताया था, ये दोनों याद करना होगा, तो बिल और सेल तो याद कर ही लीजिए। और V4 बिल और सेल के साथ आएगा नहीं, क्योंकि V1 आ जाता है, तो बीच में लगा लेना बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ परफेक्ट है, तो परफेक्ट में सब में याद कर लीजिए V3 और V3, सब में याद हो गया, तो आसानी से याद हो जाए, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो तीनों में याद हो गया। अब प्रेजेंट के लिए परफेक्ट में आएंगे तो हैव और हैज, पास्ट के लिए आएंगे तो हैड, और फ्यूचर के लिए क्या बताया था, बिल और सेल, तो भाई याद करना ही होगा। और बिल और सेल के साथ V3 आएगा क्या, तो बिल और सेल के साथ V3 नहीं आएगा, बिल और सेल के साथ क्या लगा दीजिए, हैव। बिल और सेल के साथ V4 लिखना हो तो क्या लगा दीजिए, बी। बिल और सेल के साथ V3 लिखना हो तो क्या लगा दीजिए, हैव। और बिल और सेल के साथ डायरेक्ट लिखना होगा तो क्या आ जाएगा, V1। तो बिल और सेल सब में आ रहा है फ्यूचर में। क्लियर? अब ई है परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी। परफेक्ट में क्या लगाए थे, V3, और कंटिन्यूअस में क्या लगाए थे, V4। चलिए इसको याद करते हैं, कैसे याद होगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगा दीजिएगा, V4। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के लिए इधर नहीं दिख रहा है क्या, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगा दीजिए, V4। अब हमारे पास बच गया परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए तो V3 आएगा। तो V4 और V3 तो दो मेन वर्ब तो साथ आएगा नहीं, इसीलिए किसका V3 लिख देना है, B का। तो B का V3 क्या हो गया, बीन, और बीन के पहले लगा दीजिएगा हैव और हैज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, फिर आते हैं पास्ट में। पास्ट में उसी प्रकार V4 लिख देना है कॉन्टिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए V3 लिखेंगे तो V3 या V4 साथ में आएगा नहीं, तो फिर से बीन लगा दीजिए। और बीन के पहले पास्ट में क्या आ जाएगा, परफेक्ट के लिए हैड है, इसमें हैव हैज था, परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव हैज बीन V4। अब आते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में भी V4 आएगा, फ्यूचर में भी क्या आएगा, V4 आएगा।
अब परफेक्ट के लिए V3 लिखना है तो V3 V4 नहीं आएगा तो बीन, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए क्या बताया था, किसको याद रखना है, तो बिल और सेल तो फिक्स है। अब बिल और सेल के बाद तो V3 बिन आएगा ना, इसीलिए हैव लगा दिया जाता है। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं स्ट्रक्चर सबका, ठीक है। एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए, तब तक आप इसको लिखिए, तब तक आप लोग का कमेंट चेक किया जाए क्या क्या आ रहा है कमेंट। तो देखते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एकदम हटा देना है, सीधा दिमाग से हटा दीजिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अभी याद नहीं रखना है, केवल किसको याद रखिए, वर्ब के फॉर्म को, इसी को टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना, पहले तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिए किसका क्या होता है। कंटिन्यूअस में सब में V4 याद कर लीजिए, प्रेजेंट में ही जा रहा है, पास्ट में वाज वेयर, बिल सेल फ्यूचर के लिए फिक्स है, V4 के बीच में क्या लगाना होगा, बी। तो ये जो तो पहली बार तो टेंस पढ़ रहा है उसके लिए तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, क्योंकि उसको आदत होगा सब्जेक्ट वर्ब ये सब रटने का। मैं इस तरीका से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा क्रिएट होगा, लेकिन ये दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इससे बहुत सारे ट्रांसलेशन को एकदम आराम से बना सकते हैं। अभी ट्रांसलेशन आएगा आपके स्क्रीन पे और लिखेंगे, आपको पकड़ में आ जाएगा कि किस टेंस का है, ठीक है। तो उस ट्रांसलेशन को बनाने से पहले हम लोगों को ये सारा जो बेसिक चीज है उसको क्लियर तो कर ले पहले, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बेसिक क्लास में पढ़ाए हुए हैं कैसे पहचानना है, तो वहां से क्लियर हो गया होगा। तो जो बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके बेसिक वीडियो प्लेलिस्ट से जाके पूरा पहले देखिए, ताकि आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ग्रामर में भी कोई रूल्स नहीं होता है और ट्रांसलेशन में भी कोई रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए, तो ये आपका स्ट्रक्चर पहले याद कर लीजिएगा। अगर आप नहीं लिख पाए होंगे अभी तो क्या कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप क्लास के बाद फिर से वीडियो को एक बार स्टार्ट करके शुरू से देख के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, ताकि हम लोग चलते हैं, टाइम तो ऑनलाइन में कम ही रहता है, उसमें ज़्यादा पढ़ाना है। चलिए, टाइम कितना है, 3। स्टेट वर्ब का कितना है, 4। पहला स्टेट कौन है भाई, इंडेफिनिट। दूसरा स्टेट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा स्टेट परफेक्ट। और चौथा स्टेट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 स्टेट होता है, दम याद कर लीजिए। एकदम बेसिक चीज कुछ बता देंगे ना, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला चीज तो टाइम ही क्लियर हो गया कि 3 होता है। कोई भी पर्सन बात करेगा तो प्रेजेंट में अगर एक्शन होगा पास्ट का तो एक स्टेप पीछे जाएगा, एक्शन एक स्टेप आगे का होगा तो आगे जाएगा, अगर वहीं का एक्शन है तो वहीं रह जाएगा प्रेजेंट में, क्लियर है। तो टाइम 3, स्टेट 4, और तीनों टाइम में 4 स्टेट में जाएंगे तो 12 टेंस हो गया, क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर भी याद करने का सिखा दिए कि कैसे याद करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए, क्योंकि राम पटना जाता है, राम पटना गया, राम पटना जाएगा, तीनों में राम ही जा रहा है, लेकिन कौन चेंज हो रहा है, एक्शन, और एक्शन को ही हम लोग टेंस बोलते हैं, क्लियर है। वर्ब के फॉर्म को ही टेंस बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या कि कुछ बेसिक्स पॉइंट और सिखा देते हैं, क्योंकि टेंस जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, ग्रामेटिकली टेंस पढ़ेंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हम लोग और डीप में जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाना है तो केवल हम लोग बेसिक पॉइंट को देख के आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज याद क्या रखिएगा कि जो वर्ब होता है वो 2 नेचर में आता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। हम बात को ध्यान से समझिएगा। और हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो भी होता है सिंगुलर और वो भी क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। ये सब केवल बात बता इसलिए रहे कि ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत नहीं हो। ये ग्रामर का टेंस नहीं पढ़ा रहे, ग्रामेटिकली टेंस पढ़ाएंगे तो कुछ अलग लेवल पे ले जाएंगे। अब देखिए, सिंगुलर वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर, और प्लूरल वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल, ठीक है। हैशटैग करके याद क्या कर लीजिएगा, आई केस, आई एम और वाज को छोड़कर, एम और वाज को छोड़कर जो भी वर्ब लेगा वो प्लूरल लेगा। बात को मेरा नोट कीजिएगा, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एम और वाज को छोड़कर दुनिया का कोई भी वर्ब लेगा तो क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अभी क्यों लेगा, ये ग्रामर में जब टेंस पढ़ाया जाएगा उस समय इसको पूरा क्लियरिफाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा हैशटैग में याद क्या रखिएगा कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक होगा, यानी यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा वर्ब क्या लगाइएगा, प्लूरल वर्ब लगाइएगा। तो आई तो 2 वर्ब सिंगुलर ले भी रहा है, यू कोई वर्ब सिंगुलर नहीं लेता है, क्योंकि यू कहता है कि हम हमेशा कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो इन दोनों को छोड़ के जो भी आएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, क्लियर है। अब हम कहेंगे ही कौन सा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट,
राधा कौन है? सिंगुलर। मोहन सिंगुलर। मोहन एंड सोहन दो हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। बी क्या है? प्लूरल। ठीक, तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा केवल कि आई वाज एम और वाज को छोड़ के बाकी सारा वर्ब प्लूरल लेगा, और यू को कभी सिंगुलर वर्ब से लेना देना नहीं है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब कहिए कि सर कैसे पहचानेंगे कि वर्ब सिंगुलर कौन होगा, प्लूरल कौन होगा? एकदम छोटा सा पॉइंट है, बस उसी से याद हो जाएगा सारा चीज। देखिए कैसे याद होगा। जो वर्ब पेयर में आएगा, पेयर मतलब जोड़ा में, जोड़ा में आएगा, ध्यान से रखिएगा, जो वर्ब किस में आएगा? जोड़ा में आएगा। अगर उसमें एस लगा हुआ है तो वो एस बराबर क्या होता है? सिंगुलर। जोड़ा में आने वाला हम वर्ब का बात बोल रहे हैं, जिसका पेयर होगा, दो में आएगा मतलब उसका जोड़ा होगा। अब देखिए, इज और आर पेयर है। एम तो हटा दिए इसलिए क्योंकि एम केवल किसके साथ आ रहा था? आई के साथ, इसलिए इसको साइड कर दिए। तो जोड़ा कौन हो गया? इज और आर। किसमें एस आ रहा है? इज में। तो जिसमें एस आएगा किसमें रख दीजिए? सिंगुलर में। वाज का जोड़ा यानी पेयर कौन है? बेयर। किसमें एस आ रहा है? वाज में। ठीक है, हैव का जोड़ा कौन है? हैज। तो जिसमें एस आ रहा है उसको सिंगुलर में। ठीक है, डू का जोड़ा कौन है? डज। किसमें सिंगुलर आ रहा है? डज में। ठीक है, उसके बाद है कि एक होता है V1 और V5। तो V1 और V5 तो बहुतों बार बोल चुके हैं कि V5 कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है, और V1 क्या है? प्लूरल फॉर्म है उसका। ये इतना याद रखिए, बाकी इसको छोड़ के दुनिया का कोई भी वर्ब जोड़ा में नहीं आता है। इतना को छोड़ के कोई भी वर्ब जोड़ा में नहीं आता है, और जो जोड़ा यानी पेयर में नहीं आएगा बउआ, वो सिंगुलर भी होगा और वो प्लूरल भी होगा, यानी कि वो दोनों नेचर का। और जो दोनों नेचर का होगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। अब जैसे देखिए, डिड का कोई जोड़ा है? कोई जोड़ा नहीं है। सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया। तो आप इसको किसी के साथ लिखिए, यू के साथ, आई के साथ, ही के साथ, राम के साथ, राधा के साथ, दे के साथ, बी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डू और डज में से चूज करना होगा कि राम के साथ कौन लगेगा, तो राम सिंगुलर, तो डू और डज में से कौन सिंगुलर है? डज। लेकिन यही अगर हम बोलेंगे कि दे के साथ कौन लगेगा, तो दे भाई प्लूरल है, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि जोड़ा वाला का सिंगुलर प्लूरल होता है, जिसका जोड़ा नहीं होता है वो दोनों होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। कैन का कोई जोड़ा है क्या? कोई बोलेगा कुड, गलत है, कैन का कोई जोड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो कैन भी सिंगुलर प्लूरल हो गया। हम बोले ना, इतना को छोड़कर किसी का जोड़ा नहीं होता है, इतना को याद कीजिए, बाकी का जोड़ा नहीं होता है। जो जोड़ा यानी पेयर में नहीं आएगा वो सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया, किसी के साथ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना को केवल याद कीजिए, इज और आर, वाज और वेयर, हैव और हैज, डू और डज, V1 V5। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा खाली बेसिक चीज इसलिए याद करवा रहे हैं कि अभी जैसे ही ट्रांसलेशन पे आएंगे तो वहां ये नहीं कि सर V1 के में लगेगा, V5 के में लगेगा, ये करने का जरूरत नहीं है। टेंस पहचानिए, आंसर दीजिए। अब कहिए कि सर रूल भी लिखवाइएगा, कोई रूल नहीं लिखवाएंगे। कि ता है तो रहा है तो चुका है तो गया है तो गई है तो खाई है तो पी है, कोई रूल्स नहीं होगा ऐसा। अब हम लोग अभी क्या पढ़े थे? वर्ब का स्टेट। इसी पर तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। वर्ब का कितना स्टेट है भाई? 4। पहला इंडिफिनिट, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका परफेक्ट, और चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? यही तो स्टेट ही है। अब देखिए, याद रखिएगा कैसे, एकदम याद रखिएगा। अगर एक्शन, क्योंकि ये वर्ब का स्टेट है तो एक्शन का ही बात करेंगे। क्लियर? अगर एक्शन कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू मतलब कि जारी है। अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें का एक्शन जारी होगा तो किस स्टेट में रखना है? कॉन्टिन्यूअस। अब कहिए कि सर कॉन्टिन्यूअस स्टेट तो पकड़ आ गया, टेंस कैसे पकड़ आएगा? तो उसमें चेक कीजिए कि वो जो काम जारी है किस टाइम में जारी है, प्रेजेंट में जारी है, पास्ट में जारी है, या फ्यूचर में जारी रहेगा।
प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाइए, पास्ट में जारी है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए, फ्यूचर में जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाइए। बस जारी रहना चाहिए। क्लियर है? जिस समय स्पीकर उस बात को बोलेगा जो सेंटेंस लिखा हुआ है और उस समय वो काम जारी है तो वो कंटिन्यूअस में होगा। अब उसके बाद टाइम चेक कर लीजिए कि उसमें टाइम क्या है, पास्ट का टाइम है, प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। क्लियर है? अगर कोई भी एक्शन यानी वर्ब मतलब एक्शन, कंप्लीट मतलब समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो किस स्टेट में रखना है? परफेक्ट। अब वो एक्शन प्रेजेंट के में आके समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, वो एक्शन पास्ट में ही समाप्त हो गया है तो पास्ट परफेक्ट, वो एक्शन फ्यूचर में जाके समाप्त होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। लीजिए तीनों टेंस क्लियर हो गया। वो एक्शन प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो एक्शन पास्ट में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, वो एक्शन फ्यूचर में जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लीजिए एक दो यानी ये तीन और ये तीन, 6 टेंस क्लियर। क्लियर है? अब तीसरा टेंस हमारे पास है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़ के आए हैं? कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? जारी। परफेक्ट में क्या होगा? खत्म। तो इसमें तो दोनों हो जाएगा, यानी कि एक्शन समाप्त प्लस जारी, यानी कि एक्शन का कुछ पार्ट समाप्त हो जाएगा और कुछ पार्ट जारी रहेगा। उस एक्शन को किस में बनाइएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब वो प्रेजेंट में कुछ समाप्त था कुछ जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट में कुछ जारी था कुछ समाप्त हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, अब फ्यूचर में जाके कुछ जारी रहेगा कुछ समाप्त हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी एग्जाम्पल पे आएंगे इसके। अब हमारे पास एक एक्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच गया इंडिफिनिट। जारी रहेगा तो किस स्टेट में बनाएंगे? कंटिन्यूअस। खत्म हो जाएगा तो परफेक्ट, आधा जारी आधा खत्म तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। बच गया इंडिफिनिट। इंडिफिनिट कैसे बनाएंगे? तो दुनिया का फैक्ट जैसे ही आपको पता चला फैक्ट है, समझ जाइए इंडिफिनिट। पास्ट का फैक्ट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर में जाके ये बन सकता है फैक्ट तो फ्यूचर इंडिफिनिट, लेकिन जिस समय बात हो रहा है प्रेजेंट में ही फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। हो गया खत्म कहानी टेंस का। कहाँ रूल है? फैक्ट। अच्छा एक चीज बताइए, रूटीन फैक्ट है कि नहीं है? है। एक चीज बताइए, रूटीन का मतलब क्या होता है? रूटीन का मतलब क्या होता है कि 24 घंटा के बाद वो काम को दोहराया जाए या किसी रेगुलर इंटरवल पर उस काम को दोहराया जाए। तो याद क्या कर लीजिएगा कि रूटीन का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल पर उस काम को दोहराया जाए। उस काम को आज किए हैं तो 2 दिन बाद करें, फिर 3 दिन बाद करें, मतलब एक शेड्यूल बन गया। अब हम बोलेंगे क्या कि हम 24 घंटा के अंदर इस रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर अगले 24 घंटा में इसी को, फिर अगले 24 घंटा। तो रूटीन क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पर होता है। आज हम करेंगे तो 365 दिन बाद अगर सेम काम किए, फिर 365 दिन बाद सेम काम किए, तो ये भी रूटीन ही है। वो 365 दिन बाद वाला रूटीन है। कोई 24 घंटा वाला रूटीन होता है, कोई 1 घंटा वाला रूटीन होता है। तो हम कितना इंटरवल पर रेगुलर, लेकिन याद रखिए रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किए फिर 365 दिन बाद किया फिर खत्म, तो रूटीन नहीं हुआ। रूटीन का मतलब हुआ कि वो रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। आज हुआ फिर 30 दिन बाद, फिर अगले 30 दिन बाद, फिर अगले 30 दिन बाद, तो 30 दिन का रूटीन है। वो डेली नहीं होने वाला काम है, वो एक 30 दिन का रूटीन है या 30 दिन पर वो काम होगा। तो रूटीन का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पर होने वाला काम। वो भी किस में आएगा? इंडिफिनिट में ही, क्योंकि वो भी फैक्ट हो जाएगा। तो दुनिया का कोई भी फैक्ट बनाना होगा तो किसमें बनाइएगा? इंडिफिनिट में। प्रेजेंट में फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में फैक्ट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट, और फ्यूचर में जाके फैक्ट बनेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। कहाँ पे टेंस में कोई भी रूल्स है? अभी क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत पहचान लीजिएगा। स्टेट पहचानना है, स्टेट के बाद किस टाइम में है, टाइम पहचानिए, टेंस क्लियर। क्लियर हुआ? देखा जाए कि एग्जांपल। चलिए, वह रोज व्यायाम करता है।
तो सबसे पहले देखना है कि इसमें, अब देखिए आप लोग ता है ती है रहा है नहीं मत कीजिए, उसे भूल जाइए। देखिए तो इसमें काम क्या हो रहा है, व्यायाम करने का। अब ये व्यायाम करना रोज करता है तो क्या है, ये काम जारी है, समाप्त हो गया, आधा जारी आधा समाप्त, या बात फैक्ट का हो रहा है, काम तो जारी नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय व्यायाम कर रहा होगा। हम कहते हैं कि वो डेली व्यायाम करता है, रोज व्यायाम करता है, यानी हम क्या बता रहे हैं, फैक्ट बताना चाह रहे हैं। किसका, वह का फैक्ट, कि वह है जो डेली व्यायाम करता है। हमको नहीं पता कितने टाइम करता है, लेकिन डेली करता है, वह का ही फैक्ट हो गया। फैक्ट किस स्टेट में आएगा, इंडिफिनिट। अब स्टेट तो पकड़ में हम आ गया, अब टेंस पकड़ना है। टेंस पकड़ने के लिए क्या बताया था, टाइम पर आइए। तो ये किस टाइम में हो रहा है, तो है से पता चल गया कि प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिटिव बनेगा। क्लियर है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी स्ट्रक्चर क्या बताया था, V1 V5, V1 या V5, V1 प्लुरल V5 सिंगुलर। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह, तो ही हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब। किस चीज का काम हो रहा है, व्यायाम करना। व्यायाम करना का क्या होता है, एक्सरसाइज या टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज। तो ही, और ही के साथ हमको वर्ब लिखना है टेक और टेक्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही वर्ब आएगा, या तो V1 आएगा तो V5 आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, पकड़ में आ गया। फैक्ट है, फैक्ट भी कहाँ का है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का फैक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा। पास्ट का फैक्ट रहता पास्ट इंडिफिनिट बनता, जैसे वह रोज व्यायाम करता था, लिख देते व्यायाम करता था, तो पास्ट का ही फैक्ट हो गया, पास्ट में व्यायाम करता था, अब व्यायाम नहीं करता है, तो पास्ट इंडिफिनिट बना देते। तो ही के साथ V5 है तो V5 लगेगा सिंगुलर, तो ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। रोज का क्या होगा, डेली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। उधर दिखाई दे रहा है। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले देखिए काम किस चीज का हो रहा है, काम ही से टेंस पकड़ आएगा, पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था यानी काम जारी है, पढ़ रहा है यानी काम उस समय जारी होगा जिस समय बात को बोला गया होगा। काम जारी है, इस वाक्य में, इस वाक्य में काम जारी है। ठीक है, किस चीज का काम हो रहा है, पढ़ने का। काम जारी है किस टेंस में, कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस स्टेट तो पकड़ में आ गया, लेकिन टेंस पकड़ने के लिए टाइम पर जाना होगा। टाइम कहाँ है, था, यानी कि कहाँ, प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर, तो पास्ट। तो स्टेट तो जारी था तो कंटिन्यूअस में आ गया, और टाइम था से पता चल गया, पास्ट तो किसमें बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, वाज या बेयर प्लस V4। V4 कौन होगा, पढ़ना का क्या होगा, V4 रीडिंग। अब इसके पहले सब्जेक्ट, इधर जो भी बचा हुआ है ऑब्जेक्ट लाना है तो लाइए, नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो मोहन आ जाएगा सब्जेक्ट, मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज की बेयर, वाज, तो मोहन वाज रीडिंग, किताब पढ़ रहा था, तो लीजिए बुक लिख देते हैं। लेकिन ये बुक क्या है हमारे पास, सिंगुलर। नाउन सिंगुलर होगा, याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी नाउन जो सिंगुलर होगा बिना एन के नहीं आएगा। तो मोहन वाज रीडिंग ए बुक। क्लियर है। चलिए तो ये हो जाएगा मोहन वाज रीडिंग ए बुक, पास्ट से पता चल गया। ठीक, अभी आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएगा, तो एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कैसे जारी और कैसे समाप्त होगा। राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है। चलिए चेक करते हैं, काम किस चीज का हो रहा है, पढ़ना का। तो काम जारी है, काम क्या है, जारी है, तो जारी है तो कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या कह दिया, सुबह से, क्या कह दिया, सुबह से। तो सुबह से पढ़ रही होगी, तो मान लीजिए कि अभी सुबह होगा जिस समय ही बात को बोला गया होगा, कोई ना कोई आई तो बोला होगा ना, बताया था कि स्पीकर बोलेगा, तो जिस समय स्पीकर इस बात को बोलागा उस समय सुबह तो नहीं रहा होगा, उस समय या तो दोपहर होगा, या तो शाम होगा, या तो रात होगा। तो मान लेते हैं कि शाम में ही बात को बोला गया। कब बोला गया, शाम में। कब से पढ़ रही है, सुबह से। तो सुबह से शाम में बात को बोला गया, तो उतना देर वो क्या कर लिया, पढ़ ली है।
और पढ़ने के बाद अभी भी वो काम उसका जारी है कि खत्म हो गया। तो इस वाक्य में तो पता चल रहा है पढ़ ही रही है, काम अभी भी जारी है। तो सुबह से काम कर रही है पढ़ने का, जिस समय बोला गया उतना देर ये काम कंप्लीट हो चुका है यानी समाप्त, और आगे भी वही काम वो जारी रखी हुई है। तो जारी यानी आधा पाठ समाप्त आधा पाठ जारी। तो किस वाक्य में बनाएंगे, किस टेंस में बनाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का स्टेट तो पता चल गया, टेंस के लिए टाइम पर जाएंगे। टाइम यहाँ है लगा हुआ है किसमें डिनोट करता है, प्रेजेंट की पास्ट फ्यूचर तक प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। तो राधा सब्जेक्ट हो गई। अब इसमें एक्शन हो रहा है, पढ़ रही थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैव या हैज। तो राधा के साथ हैज लग गई। हैज के बाद बताया था क्या, बीन। अब बीन के बाद भी फोर, तो एक्शन हो रहा है रीडिंग का। तो राधा हैज बीन रीडिंग, और राधा रीडिंग, रीडिंग वर्ब है, वर्ब से रिप्लाई व्हाट का पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो रीडिंग व्हाट, किताब पढ़ रही थी, अंग्रेजी पढ़ रही थी, अंग्रेजी आ जाएगा व्हाट का। तो रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिल किया जा सकता है, और फिल किया जाएगा उसके पहले एन नहीं लगेगा। एकदम छोटा छोटा पॉइंट है। अब सुबह से पढ़ रही थी, तो जब हम लोग सुबह से शाम से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, वहां सीन्स और फॉर लगता है। सुबह हमारे पास फिक्स टाइम है, इसीलिए इसके साथ सीन्स लगेगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, किस टाइम के साथ सिंस लगेगा, किस टाइम के साथ फॉर लगेगा, वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। पहले कुछ एग्जांपल्स हमारे स्क्रीन पे अभी आएगा, उस एग्जांपल्स को पहले हम लोग बना लेते हैं, ताकि पता चले कि आप लोग को टेंस समझ में आया कि नहीं और टेंस पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस के साथ। और आप लोग का कोई भी सेंटेंस टेंस से रिलेटेड हो नहीं बन रहा है, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कीजिए या फेसबुक ग्रुप पे सेंड कीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं टेंस का, और टेंस से रिगार्डिंग आपका कोई भी ट्रांसलेशन छूटना नहीं चाहिए। अब कैसा भी ट्रांसलेशन हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन देखेंगे, ताकि आप लोग को लेटर, एप्लीकेशन, एस्से वगैरह लिखने में अब कभी भी दिक्कत नहीं हो। चलिए सबसे पहला क्या है, हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो ये बात क्या है भाई, फैक्ट। अब ये फैक्ट कहाँ का है, प्रेजेंट का कि पास्ट का या फ्यूचर का। तो जिस समय बोला गया होगा उस समय ये बात है कि नहीं है, तो जिस समय बोला गया होगा उस समय फैक्ट है। तो जब हम लोग प्रेजेंट में ही बात को बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट में भी बात फैक्ट से फैक्ट हो गया। तो किस टेंस में बनाएंगे, फैक्ट को इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में किस टाइम में बनेगा, तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग को पता है V1 या V5। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। तो कौन इसमें घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कौन घूम रहा है, तो पृथ्वी। तो द अर्थ लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर द क्यों लगाया, तो जितना भी आकाशीय पिंड है, जितना भी आकाशीय पिंड, पृथ्वी हो गया, चांद हो गया, सूर्य हो गया, स्टार वगैरह का नाम हो गया, वो सारा आकाशीय पिंड के पहले द लगा देना है। वो आर्टिकल ए एंड द जब पढ़ाएंगे उस समय इसका डिस्कस किया जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या भाई, वर्ब, घूमना। घूमना का क्या होता है, मूव, ठीक है। तो अर्थ मूव। अब अर्थ क्या है, थर्ड पर्सन, किसी का नाम ही ना है, थर्ड पर्सन किस क्या लेगा भाई, V5। द अर्थ मूव्स, ठीक है। अब अर्थ मूव्स के बाद ये हो गया वर्ब। देखिए छोटा सा बेसिक पकड़, इसीलिए बोले थे कि बेसिक क्लास जरूरी है। अब मूव जो है ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, यही तो है। क्या मूव से व्हाट या होम का रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा। मूव व्हाट, क्या मूव करती है, किसको मूव करती है, होम, सूर्य को मूव करती है, कि सूर्य के चारों ओर मूव करती है। तो अब जब ये नहीं ऑब्जेक्ट लेगा तो ये इंट्रांजेटिव हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द सन को, तो द सन, तो इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है। बताए क्या थे वर्ब के बेसिक क्लास में, कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो ऑब्जेक्ट किसका बना देना है भाई, प्रीपोजिशन का। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चारों ओर का हो जाएगा राउंड। क्लियर है। जब पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन तो बताया जाएगा राउंड और अराउंड, दो प्रीपोजिशन होता है जो किसी के गोलाई के लिए यूज किया जाता है। तो जब कोई चीज किसी के चारों ओर एक्शन यानी कि गति में होगा
तो राउंड प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। जब कोई चारों ओर किसी के स्थिर होगा तो अराउंड प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए इसको गांधी मैदान के चारों ओर पेड़ है, तो गांधी मैदान के चारों ओर पेड़ क्या होगा, स्थिर होगा, तो वहां पे अराउंड लिखना है। लेकिन जब पृथ्वी जाएगी सूर्य के चारों ओर तो वो मूवमेंट करेगी, गति में होगी, तो इसलिए राउंड लगाना है। आ गया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये भी तो फैक्ट ही हो गया। फैक्ट किस टेंस, इंडेफिनिट। कहाँ का फैक्ट है, प्रेजेंट का। सब्जेक्ट कौन है, द सन। डूबना का क्या होता है, डूबना का होगा क्या, सेट। और सेट सन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर, तो सेट्स हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 भी लगाएंगे, तो V5 लग गया सन के साथ। द सन सेट्स। अब सेट कौन सा वर्ब है, वाट या हुम का मन में देखिए रिप्लाई देके, जैसे ही आया तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो नहीं आ सकता है वाट या हुम का सेट से। ठीक है। कहाँ डूबती है, पश्चिम में, तो किसी दिशा के पहले क्या लगता है, इन द वेस्ट। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सारा ट्रांसलेशन आराम से बनेगा, कोई बड़ा ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है। अब तीसरा ट्रांसलेशन है आपका, पानी 100 डिग्री पर खौलता है। तो बताइए ये बात फैक्ट है कि नहीं है, फैक्ट है। तो बात फैक्ट है, तो फिर से इंडेफिनिट। कहाँ का फैक्ट है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का फैक्ट हो गया, तो लीजिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन खोल रहा है, सब्जेक्ट पहचानना है तो तुम बेसिक वीडियो जाके देख लीजिए, तुरंत सब्जेक्ट पहचाना आएगा। तो वाटर हो गया सब्जेक्ट, क्लियर है। अब इसमें हमको वर्ब खोजना है, सब्जेक्ट का तो वर्ब आएगा, तो खोलना किस चीज का काम हो रहा है, खोलने का। खोलना का होता है बॉयल। अब बॉयल का कौन सा लिखेंगे इंडेफिनिट में, तो V1 या V5। तो वाटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ V5, तो वाटर बॉयल्स। क्लियर। अब बॉयल्स वाट या हुम लेगा क्या, बॉयल्स वाट क्या खोलता है, यहाँ तो आ नहीं रहा है, यहाँ बता रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब सेल्सियस आपको बताना होगा किसी भी सेल्सियस को, चाहे वो 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, 100 डिग्री, 1000 डिग्री, तो सेल्सियस का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन एट के साथ करते हैं। एकदम याद कर लीजिए छोटा छोटा बात को, इससे आगे जाइएगा याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सेल्सियस को लाने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एट का। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौथा पे आते हैं। चौथा क्या दे रहा है, पिताजी सो चुके हैं। केवल एक्शन पकड़िएगा, पिताजी सो चुके हैं, तो ये काम खत्म हो गया, जारी है या फैक्ट है। फैक्ट कब होता, जब कोई बोलता है कि पिताजी सोते हैं, ठीक है, तो फैक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है पिताजी सो चुके हैं, तो जो आदमी इस बात को बोल रहा होगा, किसी को बोल रहा होगा, सामने वाले को सुना रहा होगा, लिसनर को, तो जिसको बोला उसको क्या बताना चाह रहा है कि पिताजी का सोने का काम खत्म हो गया, कि अभी भी पिताजी के सोने का काम जारी ही है। पिताजी सो चुके, हम आए बोले कि पिताजी कहाँ, पिताजी सो चुके, यानी पिताजी अभी भी सोए हुए ही हैं। चुका है, चुकी से पकड़िएगा, टेंस हो जाएगा गड़बड़। यही तो बताया था कि जारी रहेगा काम, उसके बाद कुछ भी लगल रहा है, चुका है, उससे कोई मतलब नहीं। तो पिताजी सो चुके हैं मतलब काम अभी भी सोने का जारी है, तो कंटिन्यूअस। टाइम क्या है, तो सो चुके हैं, है लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट का बात हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट कौन है भाई, फादर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताए थे इज आर एम, वाज इज आर एम, इज आर एम प्लस V4, तो फादर के साथ क्या लगेगा, इज, और इसके साथ वर्ब V4 आता है, स्लीपिंग। हो गया, फादर इज स्लीपिंग। कहाँ कोई दिक्कत है। अगला सेंटेंस क्या है, मैं माँ के साथ बैठी हूँ। तब सोचिए काम किस चीज का हो रहा है, बैठने का। बैठने का काम खत्म कि जारी कि फैक्ट है। फैक्ट कब होता है, जब वो हमेशा माँ के साथ बैठले रहती। ऐसा तो नहीं है कोई हमेशा माँ के साथ बैठा था। फैक्ट क्या, सच थोड़े है। सच किसको बोला जाता है कि वो जिस टाइम में बोला जा रहा है उस टाइम में लागू होगा हमेशा। तो माँ के साथ बैठने का काम फैक्ट तो है नहीं, ठीक है, क्लियर। तो जब माँ के साथ बैठने का काम फैक्ट नहीं हुआ इस वाक्य में, तो इस वाक्य में ये काम कंप्लीट हो रहा है या जारी है। तो माँ के साथ बैठी है, मैं माँ के साथ बैठी हूँ, ये बात बोला होगा कौन, आई। और आई जिस समय बोला होगा उस समय काम जारी है कि नहीं है, तो जारी है, मैं माँ के साथ बैठी हूँ, अभी तक उठे नहीं है, यही तो सेंस निकलेगा ना। तो कंटिन्यूअस, कहाँ का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का। तो आई एम सिटिंग हो गया। अब मदर लिखना है, यही ना आ रहा है, तो ये वर्ब पकड़िए तो जरा, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। सिटिंग व्हाट, सिटिंग हुम,
किसको बैठी हूं, क्या बैठी हूं, आएगा नहीं, तो यहां पे मदर लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो सिटिंग है इसको ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। जब किसी के साथ कोई काम होता है टुगेदरनेस के सेंस में, तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगता है, विथ लगता है, तो विथ मदर। आई एम सिटिंग विथ मदर। क्लियर है। इसको थोड़ा और जाके नजदीक बनाइएगा तो आई किसके माँ के साथ बैठा, तो अपने बात आई के लिए लगा देंगे, आई के साथ माई लगा देंगे, माई मदर, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया। तो आई एम सिटिंग विथ माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह लाल कमीज पहन रखा है, तो वह लाल कमीज पहन रखा है, तो एक काम किस चीज का पहनने का, फैक्ट तो है नहीं कि हमेशा लाल कमीज पहनेगा, काम जारी है कि खत्म, पकड़िए तो जिस समय बोला गया होगा उस समय लाल कमीज पहन रखा है, उतार दिया है कि अभी भी पहने हुए हैं, अभी भी पहने हुए हैं, यानी कि काम अभी भी, लाल कमीज पहनने का काम अभी भी जारी है। किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वह ही के साथ इज, वी फोर क्या होगा, पहनना का होता है बियर, बियर का वी फोर के लिए आईएनजी लगा दीजिएगा, तो ही इज बियरिंग। अब बियर कौन सा है, देखिए तो वाट या हुम का आ रहा है कि नहीं, बियर वाट, क्या पहना है, तो लाल कमीज आ रहा है, वाट, वाट आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए रेड शर्ट। अब ये शर्ट क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो बताया क्या था, सिंगुलर के साथ हमेशा एन लगाइए। ही इज बियरिंग अ रेड शर्ट, ही इज बियरिंग अ रेड शर्ट। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, वह वहां पिछले सप्ताह गया। ध्यान से देखिएगा, काम किस चीज का हो रहा है, जाने का, काम किस चीज का हो रहा है, जाने का। पिछले सप्ताह गया, तो ये बात कहाँ का, कहाँ गया होगा, पास्ट में चल जाइए, पिछले सप्ताह तो पास्ट, ठीक है, अभी बात को बोला गया था पिछले सप्ताह तो पास्ट, तो पास्ट। अब पास्ट टाइम तो पता चल गया कि पिछले सप्ताह से पास्ट हो गया, लेकिन ये इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस होगा तो जारी, तो पिछले सप्ताह गया तो जाने का काम अभी जारी है नहीं, कंटिन्यूअस खत्म। परफेक्ट क्या होगा, जाने का काम खत्म हो गया, पिछले सप्ताह गया, तो लीजिए पिछले सप्ताह गया तो खत्म हो गया पास्ट में, तो परफेक्ट में आ गए। लेकिन याद क्या रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट हम लोग बिना दो सेंटेंस के नहीं लिख सकते हैं। आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि जब हम लोग प्रेजेंट, ए पॉइंट किसको माने थे, प्रेजेंट, और एक स्टेप पीछे जाएंगे तब बी पॉइंट आएगा तो पास्ट होगा। तो होता क्या है कि पास्ट, जब हम प्रेजेंट से पास्ट पर आते हैं ना, तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे हम लोग क्या होता है, फैक्ट का यूज करते हैं। तो लेकिन जब हम लोग को प्रेजेंट पर, सॉरी, पास्ट परफेक्ट यूज करना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट क्या हुआ, कथी हुआ, चलो, तो पास्ट परफेक्ट हम लोग को यूज करना होगा, तो याद करिएगा पास्ट परफेक्ट क्या होगा कि पास्ट के अंदर आएगा। तो जब भी कोई सिंगल सेंटेंस होगा, या तो फैक्ट बताएगा पास्ट में, या पास्ट का एक्शन खत्म हो जाएगा और सिंगल सेंटेंस होगा, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाइएगा। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए कम से कम डबल सेंटेंस चाहिए, पास्ट में दो काम होगा तभी पास्ट परफेक्ट बनेगा, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाइएगा। पास्ट परफेक्ट में तभी बनाना है जब पास्ट में दो काम होगा। पास्ट में सिंगल काम होगा, चाहे वो पास्ट का फैक्ट बताए या पास्ट में काम खत्म हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाइएगा। तो पास्ट में काम खत्म हो गया, बनना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में इसीलिए नहीं बना क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए दो सेंटेंस चाहिए, डबल सेंटेंस चाहिए, दो एक्शन चाहिए। यहाँ एक ही एक्शन हो रहा है, एक ही एक्शन हो रहा है। क्या काम था कि वह वहां पिछले सप्ताह गया, तो वह का क्या हो जाएगा भाई, ही, सब्जेक्ट खत्म, एक्शन हो रहा है जाने का, कहां गया, पास्ट में, तो ही वेंट, कहां गया, वहां, तो देयर, पिछले सप्ताह का क्या होगा, लास्ट वीक, ठीक है, ही वेंट देयर लास्ट वीक। इसको ऐसे नहीं बना दीजिएगा कि ही हैड गॉन देयर लास्ट वीक, क्योंकि ये सेंटेंस में ये काम तो जाने का खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, तो परफेक्ट में बनाते पास्ट के। लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए सिंगल एक्शन का नहीं बनता है, जब भी बनता है डबल एक्शन का बनता है। और सिंगल एक्शन का रहेगा तो पास्ट परफेक्ट को किसमें चेंज कर दीजिएगा,
पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए, मैं खा चुका था, मान लीजिए लिख दिए, और मैंने खाया, तो यहां पे लिखा हुआ है चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में काम हो रहा है पास्ट में, मैंने खाया पास्ट में, मैं खा चुका था पास्ट में, तो दोनों में काम हो रहा है खत्म होने का। ठीक है, एगो में चुका था लिख दिया, एगो में चुका था नहीं लिखे थे, तो क्या बता कै गो एक्शन हो रहा है? दोनों में एक ही एक्शन हो रहा है, खाने का। एक एक्शन होगा पास्ट में, चाहे वो फैक्ट बताए चाहे वो काम खत्म हो जाए, पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? आई एट हो जाएगा दोनों वाक्य का आंसर। आई हैड ईटेन मत लिख दीजिएगा, आई हैड ईटेन लिख दीजिएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट सिंगल एक्शन में नहीं बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ट्रांसलेशन रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ट्रांसलेशन का ही दिया जाएगा, और अभी आपको बना के उसको आंसर बताना है। और आपके मन में ट्रांसलेशन टेंस का कोई भी हो, अभी बहुत सारा ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे जब ट्रांसलेशन का क्लास चलेगा ना। अभी टेंस का हम लोग 4-5 क्लास लेंगे, आराम से सीखेंगे, और सारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्पेशली सीखेंगे 10-15-20 ट्रांसलेशन की, जो प्रेजेंट परफेक्ट पूरा क्लियर हो जाए। अभी पास्ट परफेक्ट पर कंफ्यूजन हो रहा था, तो पास्ट परफेक्ट वाला ही बताएंगे कि डबल एक्शन वाला कैसे बनेगा, तो सारा चीज बताया जाएगा। अगर आपको इतना में कोई कंफ्यूजन है तो लिखिए जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में अभी। ठीक है, और अभी आपका कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा अभी क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहां से आप उसको एक्सेस कीजिए, डाउनलोड कीजिए और बना के आंसर भेजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के नेक्स्ट क्लास में। अभी क्या कीजिएगा कि ये उतना अगर अच्छा से नहीं समझ में आया होगा क्लास, तो फिर से जाके एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है टेंस का। क्योंकि टेंस अगर समझ में नहीं है, बहुत सारा टेंस समझ ही नहीं आता है, तो टेंस समझने के लिए स्टेट को समझिए। वर्ब का 4 स्टेट होता है, 3 टाइम होता है। ये चीज छोटा छोटा चीज को समझिए, कौन सा सब्जेक्ट किसको लेगा, कौन सा सब्जेक्ट स्पीकर है, कौन लिसनर, ये सारा सब्जेक्ट सब चीज को समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास जब ट्रांसलेशन का होगा, फिर उसमें और अच्छा अच्छा ट्रांसलेशन लेके आएंगे, ताकि आप लोग का पूरा 0 लेवल से ट्रांसलेशन क्लियर करवा दे। अब ऐसा नहीं कि हम बोल दे कि एक ही क्लास में ट्रांसलेशन खत्म, ऐसा बहुत सारा यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि चुटकियों में ट्रांसलेशन बनाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि आपको रेगुलर ट्रांसलेशन का क्लास कीजिए, और मेरा प्रॉमिस है कि ट्रांसलेशन का 1 से 2 या 3 क्लास के बाद आपका पूरा ट्रांसलेशन बनने लगेगा। फिर वही कह रहे हैं हम बात, बेसिक कंप्लीट कीजिए। फिर आ रहा था ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लेगा वर्ब कि नहीं लेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। तो बेसिक क्लास भाई ट्रांसलेशन में भी जरूरी है, और आपका ग्रामर में भी जरूरी है। तो अभी 20 ट्रांसलेशन आपको दिया जाएगा टेंस से रिलेटेड, जैसे पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज कीजिए, जाके 20 ट्रांसलेशन को बनाइए। अगर आपके पास मन में कोई ट्रांसलेशन से डाउट है टेंस के रिगार्डिंग, तो आप उसको भेजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं वहां उसको सॉल्व करके आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के। और मंडे से जो हमारा चल रहा था ग्रामर का क्लास, तो वो तो रेगुलर चलेगा ही, तो सैटरडे को या संडे को फिर देखते हैं ट्रांसलेशन का क्लास फिर से लिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।